देखिए, रुड़की में मतदान के दौरान हंगामे का मामला भी सामने आया। पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लिया है। 100 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बवाल के दौरान 5 पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है। तो देखिए, रुड़की में मतगणना के दौरान हंगामे का मामला। इस पूरे मामले पर जानकारी यह है कि 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 100 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जो वीडियो फुटेज आया है, इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। और इस दरमियान, इस पूरे बवाल के दरमियान 5 पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है। अंकिता हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। एसआईटी ने आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर लिया। पुलकित और उसके 2 साथियों से पूछताछ होगी। आरोपियों को घटनास्थल पर लेकर जाएगी एसआईटी। अंकिता हत्याकांड से जुड़े सबूत तलाशने की कोशिश होगी। ज्यादा जानकारी सहयोगी गिरीश से लेते हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। गिरीश, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर के? मैं ये बता दूं कि जिस तरीके से एसआईटी ने इन लोगों को जो अंकिता हत्याकांड के आरोपी थे, इनको जो है अपने हिरासत में लिया है और इनके लेकर इतना आक्रोश था। 2 दिन पूर्व भी मैं बता दूं, कोर्ट द्वार में इन लोगों की बेल को लेकर यहाँ पर सुनवाई की गई थी, जहाँ पर जो वकील थे उन्होंने सुनवाई करने से मना कर दिया था, देखते हुए कि जो स्थानीय लोगों पर बहुत आक्रोश है इन लोगों को लेकर। इस वजह से इन लोगों को यहाँ पर सुनवाई नहीं की गई थी। और आज मैं बता दूं, आज एसआईटी द्वारा इन लोगों की रिमांड 3 दिन की रिमांड ली गई है। इन लोगों के ऊपर उससे पहले उससे पूर्व के भी अगर कुछ मुकदमे हैं, उन लोगों उसकी भी जांच की जा रही है। इसको लेकर मैं आपको बता दूं, घटनास्थल पर इन लोगों को लेकर जाया जाएगा और वहां पर जिस तरीके से एसआईटी पूर्व में भी एसआईटी वहां पर पहुंची थी और अंकिता के कमरे पर भी गई थी, जो कि वहां पर जेसीबी से तोड़ दिया गया था, उनकी भी सब जगह इन लोगों के द्वारा, क्योंकि एक अहम मुद्दा और मैं आपको इसमें बता दूं कि एसआईटी के द्वारा ये चीज भी सामने आई थी कि अंकिता का जो मोबाइल था, जब उसको नहर में जब फेंक दिया गया था, उसके बाद भी आरोपियों के द्वारा उस मोबाइल का उनके द्वारा यूज किया गया था, लेकिन मोबाइल कहां पर है अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है। तो पुलिस की कोशिश मेन ये है कि उस मोबाइल को ट्रेस किया जाए, इनके द्वारा पता किया जाए कहां तक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो है इन लोगों को मिल सके उसके मोबाइल के माध्यम से। बिल्कुल गिरीश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एसआईटी जांच के लिए आज मौका वारदात पर पहुंचेगी। मसूरी में भी अवैध रूप से संचालित हो रहे होटल, रिजॉर्ट, स्पा सेंटर्स पर छापेमारी हो रही है। एसडीएम नरेश चंद्र दुर्गापाल के नेतृत्व में मसूरी, धनौल्टी रोड, भट्टा गांव, झड़ीपानी, बरलोगंज क्षेत्र पर छापेमारी की गई, जिसमें कालपानी के पास रिजॉर्ट में गड़बड़ियां मिली हैं। इस दौरान 2 कॉटेज को सील किया गया है। वहीं एक होमस्टे का लाइसेंस निरस्त किया गया है। कई जगह गड़बड़ी मिलने के बाद नोटिस दिया गया है। रिजॉर्ट्स हैं, होमस्टे हैं, स्पा हैं, इन सब की सघन जांच की जा रही है और एक टास्क फोर्स बनी है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जिसमें एमडीडीए भी है, पुलिस भी है, रेवेन्यू भी है, सिंचाई भी है, नगर पालिका है और हमारा पर्यटन विभाग है। वहीं अल्मोड़ा में भी एक होटल पर छापेमारी की गई। इस होटल में अवैध रूप से शराब परोसी जा रही थी। अंकिता हत्याकांड के बाद प्रशासन और पुलिस लगातार छापेमारी कर रहा है। इस दौरान जहां कहीं पर भी खामियां मिल रही हैं, वहां कार्रवाई हो रही है। अब बात उत्तराखंड के रिजॉर्ट में हो रही रासलीला की। अंकिता हत्याकांड के बाद से ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट की बात करें, वो सुर्खियों में है। इस रिजॉर्ट के एक नए वीडियो की भी जिक्र करते हैं, वो सामने आया, जिसमें कुछ लोग पार्टी करते दिख रहे हैं। हालांकि ये वीडियो अंकिता हत्याकांड से पहले का बताया जा रहा है। ऋषिकेश का वनंतरा रिसोर्ट अंकिता हत्याकांड के बाद से ही सुर्खियों में है। अंकिता के हत्यारे भले ही सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, मगर अभी भी इस रिसोर्ट से जुड़े कई राज खुलने बाकी हैं। एबीपी गंगा के पास इस रिसोर्ट से जुड़ा एक ऐसा ही राज हाथ लगा है। ये वीडियो वनंतरा रिसोर्ट का बताया जा रहा है। वीडियो को देखने से साफ पता चलता है कि इस रिसोर्ट में पार्टियां हुआ करती थी। नहीं सर, आपकी नहीं। वीडियो में कुछ नहीं होगा सर। वनंतरा रिसोर्ट में बड़े लोगों का आना जाना था और वो यहाँ पर
रात के समय रुककर पार्टी करते थे। वनांतरा रिजॉर्ट का ये वीडियो सितंबर 2021 का बताया जा रहा है। वीडियो में कुछ लोग पार्टी करते नजर आ रहे हैं, गाने चल रहे हैं और कुछ लोग उन पर ठुमके भी लगाते दिखाई दे रहे हैं। मगर सवाल यह है कि ये लोग आखिर कौन हैं? क्या इनसे अंकिता हत्याकांड से जुड़े कुछ सबूत हाथ लग सकते हैं? साफ है कि पुल के तारे का ये रिजॉर्ट अय्याशी का अड्डा बन चुका था। यहाँ बड़े बड़े लोगों का आना जाना था। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इस रिजॉर्ट में अगर इतना सब हो रहा था तो पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लग पाई? नहीं सर, आपकी नहीं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। वीडियो में कुछ नहीं होगा सर। तो देखिए, यूकेडी भी अंकिता हत्याकांड को हवा दे रही है। यूकेडी का कहना है कि पहाड़ पर इतनी बड़ी घटना होना गंभीर विषय है, इसीलिए यूकेडी की तरफ से इस मुद्दे को लेकर 2 अक्टूबर को प्रदेश बंद का आह्वान किया गया है। उत्तराखंड का अंदर इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। भ्रष्टाचार हो या ये हमारी जो बेटी है जिसने अपनी कुर्बानी दी है इस राज्य के लिए, उसका सवाल हो, तो जब तक उन अपराधियों को फांसी की सजा नहीं होती तब तक उत्तराखंड का जो जनमानस है, जो 1,35,00,000 जो लोगों की भावनाएं आहत हुई है, वो जो है उस पर जो है उसका असर नहीं पड़ेगा। इसलिए उनको तत्काल जो है 3 महीने के अंदर जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट को स्थापित करें और उनको जल्दी से जल्दी सजा मिले। अल्मोड़ा पहुंचे पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने राज्य सरकार पर मुआवजे पर दोहरा आचरण का आरोप लगाया। टमटा ने कहा कि एक तरफ अंकिता के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा दे दिया जाता है, मगर दलित युवक जगदीश की हत्या के मामले पर सरकार ने उसके परिवार को कोई आर्थिक मदद नहीं की। अल्मोड़ा में उसी के समान बहुत जघन्य कांड हुआ था, जगदीश हत्याकांड, उसकी हत्या कर दी गई है। क्या राज्य की सरकार कहते हैं उस पीड़ित परिवार के पक्ष में क्या उस जगदीश के परिवार को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या उसके साथ तो आखिर राज्य की सरकार ने जगदीश के घटनाक्रम में हत्याकांड के पीड़ित परिवारों के साथ क्यों नहीं ये आर्थिक सहायता की घोषणा की है? बड़ी खबर, उत्तराखंड में पीएफआई पर लगा बैन। पीएफआई के 8 सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश की खबर मिल रही है। मुख्य सचिव एसएस संधू ने जारी किया आदेश। सभी जिलों के डीएम और एसएसपी के लिए निर्देश जारी। उत्तराखंड में पीएफआई पर लगा बैन। पीएफआई के 8 सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश। बड़ी खबर उत्तराखंड में, जहां उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे फिर से बंद। भूस्खलन की वजह से गंगोत्री हाईवे के बंद होने की खबर मिल रही है। बंदरकोट के पास नेशनल हाईवे पर मलबा गिरा है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे फिर से बंद। भूस्खलन की वजह से गंगोत्री हाईवे के बंद होने की खबर। धारचूला तवाघाट लिपुलेख नेशनल हाईवे बंद होने से आदि कैलाश यात्री परेशान हैं। सेना की तरफ से हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मगर हेलीकॉप्टर के जरिए सभी यात्रियों को रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। इसीलिए कुछ यात्री जान जोखिम में डालकर पथरीले रास्तों से सफर कर रहे हैं। जोशीमठ से बड़ी खबर, हेमकुंड साहिब में मौसम का मिजाज बदला है। हेमकुंड साहिब में हल्की बर्फबारी की खबर मिल रही है। हेमकुंड साहिब की पहाड़ियों पर भी बर्फ गिरी है। 10 अक्टूबर को बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। आपको बताएं, अब तक 2,18,000 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। देहरादून से खबर मिल रही है। विधानसभा भर्ती के मामले में बड़ी अपडेट है। विधानसभा के निलंबित सचिव मुकेश सिंघल को गैरसैंण विधानसभा भेजा गया है। निलंबन के दौरान गैरसैंण विधानसभा के लिए अटैच किए गए निलंबित सचिव मुकेश सिंघल ने कल शाम ज्वाइन भी किया था। देहरादून पहुंचेंगे भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बीएल संतोष की बड़ी बैठक है। कौन कौन मौजूद रहेगा तो आप जान लीजिए। सह प्रभारी रेखा वर्मा, संगठन महामंत्री अजय कुमार मौजूद रहेंगे।
मौजूदा सियासी हालात को लेकर मीटिंग होगी। भाजपा के भीतर हो तो देखिए इस वक्त बड़ी मीटिंग चल रही है, आपको बताएं, जहां रेखा वर्मा मौजूद हैं, संगठन महामंत्री अजय कुमार मौजूद हैं। उत्तराखंड में मौजूद सियासी हालात को लेकर यह मीटिंग चल रही है। भाजपा के भीतर हुए सियासी घटनाक्रम को लेकर यह बैठक है। विधानसभा की भर्ती के मामले को लेकर भी फीडबैक लिया जा सकता है। बहुत अहम है ये बैठक जो इस वक्त चल रही है। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी विनोद का और जानकारी लेते हैं कि इस मीटिंग से किस तरीके की इनपुट आ रही है। इनसाइड अपडेट क्या है विनोद? जी देखिए, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने सबसे पहले आकर अंकिता को श्रद्धांजलि दी और उससे ठीक पहले करीब 9 बजे से ये बैठक तमाम नेताओं के साथ में बीएल संतोष की शुरू हो गई थी, जिसमें सह प्रभारी रेखा वर्मा थी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट थे, संगठन महामंत्री अजय कुमार थे, तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। और ये भी जानकारी मिल रही कि करीब 4 घंटे ये बैठक चली है। हालांकि अभी करीब 5 मिनट पहले ही ये बैठक खत्म हुई है और मैं आपको ये तस्वीरें भाजपा प्रदेश कार्यालय की दिखा देता हूं कि अभी बैठक खत्म हुई है। तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता यहां से अब निकल रहे हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, सांसद नरेश बंसल हो, इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद रहे हैं। और सबसे खास बात सहलता ये है कि आखिरकार जो 4 घंटे बड़ी बैठक बीएल संतोष ने ली, उसमें जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि विधानसभा में जो नेताओं के चहीते भर्ती कराए गए थे उनको लेकर उन्होंने कड़ी फटकार और नाराजगी अपनी जाहिर की है। तो साफ तौर पर अभी रेखा वर्मा की बात करें, चाहे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की बात करें या संगठन महामंत्री अजय कुमार की बात करें, चाहेंगे कि आपके पीछे बहुत सारे कार्यकर्ता दिख रहे हैं, जरा उनसे पूछिए, बातचीत कीजिए, क्या पता उनके पास कोई जानकारी हो। बिल्कुल, देखिए कार्यकर्ता केवल अभी इस पूरे मामले को यहाँ पर अंकिता को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे थे, लेकिन जो बड़ी बैठक यानी बीएल संतोष की अध्यक्षता में चल रही थी वो बिल्कुल खत्म हो गई है। और ये भी माना जाए कि करीब 4 घंटे ये बैठक चली, तो इसका मतलब ये मानिए कि कोई ये साधारण बैठक नहीं है। और ये बैठक उस समय हो रही है, उत्तराखंड के तमाम नेता हो, संगठन के यहाँ पर नेता हैं, और इसी वक्त उत्तराखंड में विधानसभा भर्ती का जो ज्वलंत मुद्दा है वो उभर कर सामने आया है। तो उस पर तमाम नेताओं को फटकार भी लगाई है, कड़ी नाराजगी भी बीएल संतोष ने अपनी जाहिर की है। साफ तौर पर जरूर ये कार्यक्रम अलग अलग है, जाहिर तौर पर कई स्तर पर कई मुद्दों पर बातचीत हुई होगी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी विनोद जानकारी दे रहे थे। 4 घंटे की मीटिंग खत्म होने के बाद आगे बढ़े खबर हरिद्वार में, जहां पंचायत चुनाव की मतगणना खत्म हो चुकी है। जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत सामने आई है। 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, 17 पर निर्दलीय काबिज हुए हैं, 8 सीटों पर बसपा की जीत। तो कांग्रेस को जिला पंचायत की महज 4 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। बड़ी बात यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 4 से 14 सीटों पर पहुंच गई है। ग्राम प्रधान और बीडीसी की सभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हरिद्वार में नतीजे आपके सामने हैं। किस तरीके से निर्दलियों ने धाक तो जमाई है, लेकिन साख का सवाल बन चुके बीजेपी के लिए ये अच्छी परफॉर्मेंस कही जाएगी। 4 से 14 सीटों का जंप है, आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जीत है, 17 पर निर्दलीय, 8 सीटों पर बसपा। तो वही कांग्रेस का कब्जा सिर्फ 4 सीटों पर है। ग्राम प्रधान बीडीसी के सभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया। ये देखिए जिला पंचायत के जो नतीजे हैं वो आपके सामने हैं। भाजपा 14, कांग्रेस 4, बसपा 8, अन्य ने यहां सबसे ज्यादा सीटें अपने नाम की है, वो है 17 सीटें। तो जिला पंचायत के नतीजों का खाका आपके सामने है। तो देखिए हरिद्वार में पंचायत चुनाव की मतगणना खत्म हुई है। जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत सामने आई है। 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत है, 17 पर निर्दलीय काबिज हुए हैं। और इसी के साथ ये भी जान लीजिए कि पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान भी सामने आया है। करण माहरा ने एक तरफ विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा है कि विजयी प्रत्याशी धन और बल से दूरी बना करके। विजयी प्रत्याशियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो भी क्षेत्र पंचायत के सदस्य जीते हैं या जिला पंचायत के सदस्य जीते हैं वो धन पशुओं से थोड़ी दूरी बनाकर रखेंगे और योग्य उम्मीदवार जो कार्य करे, जो सेवा करे जनता की, उसके साथ खड़े होंगे। ऐसा मेरा
उनसे अपील भी है और ऐसी मेरे को उम्मीद भी है, क्योंकि इस समय पूरा भारत जो है वो परेशान है, लोग और जनता त्रस्त हैं, परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं गाँवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। देखिए, पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की जीत के साथ ही अब जिला पंचायत बोर्ड बनाने के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो गया है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र ने प्रहलादपुर जिला पंचायत सीट से बसपा समर्थित प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राजेंद्र चौधरी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस पर क्या कहना है राजेंद्र चौधरी का, चलिए सुनते हैं। चर्चाएं हैं भी बाजार में कि आप भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं, उससे पहले क्या कहना चाहेंगे? 25 साल में तो हो नहीं पाई, अब देखो क्या परिस्थिति होगी, लेकिन अभी तो बक्सों में से निकल रहे हैं प्रत्याशी कितने किस पार्टी के जीतते हैं, उसके बाद ही कोई बात होगी। अगर भाजपा में जाएंगे, कोशिश करेंगे भाजपा के लोग भी सहयोग कर मिला कर बोर्ड बना लें। तो क्या बोर्ड आप भाजपा का बनाएंगे या बसपा का बनाएंगे? नहीं, हमारी मंशा पूरा बसपा का बोर्ड बनाने की रहेगी और बसपा का ही बढ़ेगा और सहयोग लेंगे हम सबका। कांग्रेस देना चाहेगी उसका भी लेंगे, भारतीय जनता पार्टी देना चाहेगी उसका भी लेंगे। देखिए, उत्तराखंड में बिजली महंगी हो गई है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने बिजली बिलों पर 6.5% सरचार्ज लगा दिया है। ये साल में दूसरी दफा है जब बिजली महंगी हुई है। त्योहारों के सीजन में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर है। प्रदेश के 20 लाख बिजली उपभोक्ताओं को इस साल में दूसरी बार महंगी बिजली का झटका लगा है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने बिजली बिलों पर 6.5% सरचार्ज लगा दिया है। ये सरचार्ज 1 सितंबर से 31 मार्च 2023 के बीच उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर से महंगाई का झटका लगा है। विद्युत नियामक आयोग ने 6.5% सरचार्ज बढ़ा दिया है। ऐसे में प्रदेश के 20 लाख उपभोक्ता इससे प्रभावित होंगे। हालांकि ये सरचार्ज फिलहाल 7 महीने के लिए बढ़ाया गया है, यानी कि 31 मार्च 2023 तक उपभोक्ताओं से 6.5% सरचार्ज वसूला जाएगा। यूपीसीएल ने नियामक आयोग में ये याचिका दी थी, क्योंकि लगातार बिजली की डिमांड इस बार गर्मियों में बनी रही और 1350 करोड़ रुपए का जो घाटा यूपीसीएल को हुआ है, उससे उबरने के लिए उसकी वसूली के तौर पर यूपीसीएल ने विद्युत नियामक आयोग में ये याचिका दाखिल की थी। अब ये समझना जरूरी है कि सरचार्ज की वजह से उपभोक्ताओं की जेब पर कितना असर पड़ेगा। अगर किसी उपभोक्ता का बिल 100 यूनिट प्रति महीने आता है तो उसे अब अपने बिल में 5 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। 101 से 200 यूनिट बिल वाले उपभोक्ताओं को हर महीने 25 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। इसी तरह 201 से 400 यूनिट वालों को हर महीने 55 रुपए और 400 यूनिट से ऊपर वाले उपभोक्ताओं को हर महीने 90 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। प्रदेश में 2 बार बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगा है और इसी बीच हालांकि राहत की बात यह है कि तकरीबन 25 लाख उपभोक्ताओं में से 5 लाख उपभोक्ता बीपीएल श्रेणी के हैं, जिन्हें इसमें राहत दी गई है। यूपीसीएल ने नियामक आयोग में महंगी बिजली खरीद के घाटे से उबरने के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसमें 1350 करोड़ रुपए सरचार्ज वसूलने की बात कही गई थी। याचिका के हिसाब से यूपीसीएल ने करीब 13% सरचार्ज लगाने की मांग की थी। सुनवाई के बाद सरचार्ज बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया गया। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। तो बिजली को लेकर अब भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी हो रही है। क्या कह रहे हैं नेता, चलिए देखते हैं। जो विद्युत दरें हैं वो आम आदमी की पहुंच में हैं और अनेकों राज्यों से हम बहुत कम दर पर बिजली की सप्लाई कर रहे हैं और सभी को जो अभी हमारे विद्युत नियामक आयोग ने अभी जब दरें के बारे में चर्चा हो रही थी तो सभी से व्यापक विचार विमर्श किया है और चर्चा की है।
दूसरी बार ये बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं, जिससे जनता के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ेगा और लगातार जन संगठनों के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है कि इस राज्य के अंदर तो देश में सबसे सस्ती बिजली होनी चाहिए और दुर्भाग्य है कि इसी राज्य के अंदर मुझे लगता है देश के अंदर सबसे अधिक विद्युत दरें हैं। रुड़की के पिरान कलियर में साबिर पाक के सालाना उर्स का आगाज हो गया है। मेहंदी डेरा रस्म के साथ उर्स की शुरुआत हुई है। कोविड के चलते पिछले 2 साल से पिरान उर्स का आयोजन विधिवत रूप से नहीं हो पाया था, मगर इस बार उर्स में काफी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, जिसे लेकर के पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।